की जबरदस्त ठंड थी। चारों तरफ कोहरा गिर रहा था। झोंपड़ी के भीतर धनवती चौकी पर बैठी थी। लकड़ी की चौकी पर बैठी, बगल में मिट्टी का चूल्हा था जिस पर हरा साग बन रहा था। आज करण काम से मसूरी से आएगा, उसके लिए हरा साग बनाया है, उसकी पसंद का। कितने दिन हो गए अपने बेटे को ठीक से खाना खिलाए। ये शहर की नौकरी भी ना बेटे को मुझसे दूर ले गई। धनवती साग में चम्मच चलाती है और फिर एक थाली उठाकर उसमें खाना परोसती है। तू कभी बिना खाए स्कूल भी नहीं जाता बेटा, और अब बिना खाए ऑफिस चला जाता है। झोंपड़ी के दरवाजे पर हलचल हुई और बाहर से एक लड़का अंदर आया जिसका नाम था कर्ण। गोरे चिट्ठे चेहरे पर थकान की लकीरें थीं और आंखों में माँ के लिए चमक। माँ, खाने की खुशबू मोहल्ले के कोने तक जा रही है। मैं भूख से बेहाल हो गया हूँ। आ गया मेरा राजा बेटा, हाथ मुंह धो, तेरे लिए गरम रोटी बनाती हूँ। धनवती जल्दी जल्दी चूल्हे की आंच बढ़ाती है और गरम गरम रोटी सेकती है। कर्ण खाना खा रहा था और माँ उसे देख रही थी, जैसे वह कोई त्योहार मना रही हो। माँ, तू इतनी मेहनत मत किया कर। आकर ये बर्तन धोना, कपड़े धोना, खेत पर मजदूरी करना। बाहर कितनी ज्यादा ठंड है, तू बेवजह बीमार हो जाएगी। तू ही तो मेरी दुनिया है बेटा, बस तुझे एक दिन अफसर बनता देख लूं, फिर चैन से मरूं। ऐसी बात मत करना, तेरे बिना ये सब अधूरा है। एक बात कहूं बेटा, अब तू शादी कर ले, बहू आ जाएगी तो तेरा ख्याल रखेगी और मेरा भी। देखते हैं माँ। ऑफिस में एक लड़की है, नैना, बहुत सीधी सादी है। बात करूंगा तुझसे मिलाने के लिए। बेटा, जो भी लड़की तुझे और तेरी माँ को अपना ले, वही अच्छी और सच्ची बहू होगी, समझा? रात का समय था। झोंपड़ी में एक लालटेन जल रही थी। भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। हे प्रभु, मेरे बेटे को सफल बना देना, उसकी राह में कभी कोई कांटा मत आने देना। चाहे मेरी किस्मत में दुख लिख दो, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी में सुख ही सुख हो। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं, त्याग जो माँ के त्याग और प्रेम की गवाही देता है। बाहर ठंड और तेज हवाएं चल रही थीं और अंदर माँ की दुआओं से झोंपड़ी में रोशनी और ज्यादा चमक रही थी। समय बीतता है और कुछ महीनों के बाद कर्ण की शादी नैना से हो जाती है। शादी शहर में हुई थी, लेकिन नैना को लेकर कर्ण की माँ और रिश्तेदारों की उम्मीदें काफी ऊंची थीं। शहर में कर्ण ने छोटा सा किराए का फ्लैट ले लिया था। कर्ण अपनी माँ को भी शहर में ले आया था। अब कर्ण, नैना और धनवंती एक ही घर में रहने लगे थे। ये कैसा घर है? इसके कमरे तो हमारे घर से काफी छोटे हैं और फर्नीचर भी कितना पुराना है। नैना, मैं अच्छी नौकरी करता हूँ। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। और हाँ, माँ भी हमारे साथ रहेगी। अब हम मिलकर रहेंगे, घर को मिलकर सजाएंगे, बिल्कुल तुम्हारे घर जैसा। बेटी, घर छोटा हो या बड़ा, प्यार से बसाया जाए तो स्वर्ग बन जाता है। चलो, मैं तुम्हारा सामान रखवा देती हूँ। थक गई होगी, पहले थोड़ा आराम कर लो। हाँ, ठीक है। नैना ने पहली बार सांस को ऊपर से नीचे तक देखा। पुराने कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मुझे इस बूढ़ी औरत के साथ रहना पड़ेगा। धनवंती नीचे आई और नाश्ता बनाया और नैना के सामने रख दिया। बेटी, तेरे लिए अदरक की चाय बनाई है। गांव में हम ऐसे ही बनाते हैं, पीते ही ताजगी आ जाएगी। ओह गॉड, इससे तो मुझे गैस हो जाएगी। आपको चाय बनानी नहीं आती है क्या? नैना, माँ को इस तरह मत बोलो, उन्होंने बहुत प्यार से बनाई है। तो क्या तुम्हारी माँ के प्यार में अपना पेट खराब कर लूं? बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन अब तक अच्छी चाय बनानी नहीं आई। धनवंती चुप हो जाती है। उसकी आंखें नीची हो जाती हैं और वही होठों पर पुरानी मुस्कान थी जिसमें सब कुछ सहने का हुनर छिपा हुआ था। इसी तरह दिन बीतते गए। अब नैना धनवंती से नौकरानियों की तरह सारा काम करवाने लगी। सुनिए, कपड़े भी धोने हैं। गैस खत्म हो गई है। माँ से कहिए सिलेंडर भरवाएं।
नैना, माँ बुजुर्ग हैं, थोड़ा काम खुद भी कर लिया करो। क्या नौकरानी हूँ आपकी माँ? पूरा दिन खाली रहती हैं। उन्हें क्या काम है? बेटा, तो कुछ मत बोल, मैं सब कर दूंगी। बहू नई है, अभी नहीं समझती। उस दिन धनवंती ने थकी होने के बाद सबके कपड़े धोए, घर साफ किया और बिना खाए सो गई। एक दिन धनवंती की तबीयत खराब थी, लेकिन नैना ने फिर भी काम के लिए मजबूर किया। बेटी, सिर भारी लग रहा है, थोड़ा आराम कर लूं। आराम करोगी तो फिर खाना कौन बनाएगा? क्या करण ऑफिस से आकर बनाएगा? अगर तुम्हें इतनी ही बीमारी थी तो गांव में ही रहती, यहाँ क्यों आई? धनवंती की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने चुपचाप उन आंसुओं को पोंछ लिया। रात में धनवंती कांप रही थी और तेज बुखार में तप रही थी। माँ, तुझे तो तेज बुखार है। ये रोज की नौटंकी है। डॉक्टर बुलाओ या हॉस्पिटल जाओ, पर मुझे मत उठाना। कर्ण माँ को पानी देता है, लेकिन नैना की बातों से अंदर से टूट जाता है। वह बस रह जाता है, एक बेटे की लाचारी और एक पति की मजबूरी बनकर। मोहल्ले में चहल पहल थी। घर में धनवंती अकेली घर की सफाई कर रही थी, नैना मेहंदी लगवा रही थी और कर्ण ऑफिस में था। कभी मेरे घर पर भी दिवाली हुआ करती थी। मैं अपने हाथों से घर सजाती और मिठाइयों के पीछे भागती। आज भी उसी बेटे का घर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद के ही बेटे के घर में कोई मेहमान हूँ। नैना पास में ही बैठी फोन देख रही थी। तभी धनवंती के पास आती है। ये पुरानी झाड़ू से क्या कर रही हो? नए से भी नहीं, तुम तो गांव वाली हो, गंदगी में जीने की आदत है। बेटी, दिवाली है, भगवान राम के घर लौटने की खुशी मनाते हैं। थोड़ी साफ सफाई तो जरूरी है। क्या? राम जी अगर इस घर में आ गए तो वापस जंगल ही चले जाएंगे। धनवंती कुछ नहीं कहती, बस एक दिया जलाकर खिड़की के पास रख देती है। दिवाली की शाम थी, सब तैयार हो रहे थे। धनवंती ने वही अपनी पुरानी साड़ी पहनी थी जो उसकी शादी के समय उसकी माँ ने दी थी। माँ, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जैसी बचपन में तुम मुझे मंदिर लेकर जाती थीं। ये क्या पहन रखा है? सब हंसेंगे। कम से कम हमारी जात का तो ख्याल रखिए। बेटी, ये मेरी माँ ने दी हुई है, हर साल दिवाली पर यही पहनती हूँ। इतनी घिसी हुई साड़ी पहनकर आप बाहर नहीं जाएंगी, और भगवान को भी गंदगी पसंद नहीं है। नैना की यही बात सुनकर धनवंती की रात गुजरती है। दोनों सास बहू घर में अकेली थीं। आज मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। आज आप बाहर दिखना मत और बाथरूम यूज मत करना। तुम्हारी वजह से बदबू फैलती है। ठीक है बेटी, मैं अंदर अपने कमरे में ही रहूंगी। कमरा? ये घर क्या तुम्हारा है? अब बहुत हो गया, तुम गांव लौट जाओ। नहीं, मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। करण से कहूंगी तुम्हारी माँ बोझ बन गई है। धनवंती का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। नैना अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें करने लगती है। शाम को जब करण आता है तो नैना उससे झूठी बातें करती है। कर्ण, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ ताने देती हैं, गालियां भी देती हैं। क्या माँ ने गाली दी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं झूठ बोल रही हूँ। जाकर पूछ लो अपनी माँ से। कर्ण तुरंत अपनी माँ के पास जाता है। माँ, तुमने नैना को गाली दी? ऐसा क्यों किया? बेटा, मैंने कभी तुझसे कोई झूठ बोला है क्या? मैंने तुझे कभी कुछ कहा है? माँ, अब सब कुछ हद से बाहर जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि घर में शांति रहे। यह कहकर कर्ण वहां से चला गया। धनवंती अकेली बैठी थी, टूटी हुई, अकेली, निराश। वह अपनों के बीच पराई बन चुकी थी। अगली सुबह धनवंती रसोई में दूध गर्म कर रही थी। नैना ने जानबूझकर दूध गिरा दिया और कर्ण से कहा, देखो कर्ण, तुम्हारी माँ ने मुझ पर उबलता दूध गिराने की कोशिश की। मैं जल भी सकती थी।
क्या माँ, अब बस बहुत हुआ। तुम हमारे लिए खतरा बन रही हो। कर्ण ने गुस्से में अपनी माँ का हाथ झटका दिया। धनवंती गिर गई और उसका सिर जमीन से टकराया। कुछ देर तक वह वहीं पड़ी रही, लेकिन नैना चुपचाप मुस्कुरा रही थी। धनवंती बेहोश पड़ी थी। सिर में गहरी चोट लगी हुई थी, लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। कर्ण ने डॉक्टर को घर पर ही बुलाया, लेकिन मरहम लगवाकर भेज दिया। अभी मरी नहीं, कितनी जान है इस बुढ़िया में। नैना, आप ज्यादा कुछ मत बोलो, मैं थक चुका हूँ। धनवंती के होंठ हिलते हैं। वह आंखें खोलती है, लेकिन शरीर में दर्द था। अब बहुत हो गया। अब मैं और नहीं सहूंगी। अगर चुप रही तो हर माँ की आवाज दम तोड़ देगी। उसके बाद रात के सन्नाटे में धनवंती उठती है और अलमारी से पुराना झोला निकालती है। उसमें भगवान की मूर्ति और उसकी चिट्ठियां रखी हुई थीं। अब इस घर में मेरा कोई नहीं। मुझे यहाँ से जाना होगा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद वह धीरे से दरवाजा खोलकर निकल जाती है। रात का तेज अंधेरा था, बहुत ठंड थी, लेकिन धनवंती के मन में आत्मसम्मान की लौ जल रही थी। चलते चलते धनवंती बस स्टाफ पहुंचती है। उसके पैर सूज गए थे, शरीर कांप रहा था। उसके पास कुछ सिक्के थे जो कभी कर्ण की जेब से गिरे थे। अम्मा, टिकट ले लो। बेटा, जहाँ टिकट के पैसे पूरे हो जाएं, वहीं उतार देना। वह वहां से रवाना होती है और कुछ घंटों के बाद एक पुरानी बस्ती में बस रुकती है। धनवंती वहीं नीचे उतरती है। तभी एक महिला उसे देखती है। अरे बहन, कौन हो? कहाँ से आई हो इस हालत में? मैं अपने हालातों से भागकर आई हूँ। किसी का बोझ नहीं बनना चाहती। कुछ काम दिला दो बहन। हम मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक ईंटें ढोते हैं, पर तुम जैसी माँ की हम सब इज्जत करते हैं। चलो, पहले रोटी खा लो, फिर काम मिल जाएगा। धनवंती की आंखें भर आती हैं। वर्षों बाद उसे किसी ने इज्जत दी थी। अगले कुछ हफ्तों में धनवंती काम करने लगती है। किसी के घर सफाई करती है, किसी के घर बर्तन धोती है। मेहनत ज्यादा थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आत्मसम्मान था। इसके बाद वह रोज मंदिर जाती और भगवान को देखकर कहती है, आज मैं तुझसे कुछ नहीं मांगने आई हूँ भगवान। सिर्फ धन्यवाद देने आई हूँ उस हिम्मत के लिए जो आपने मुझे दी। वह सुबह 5 बजे उठती और हाथ में झोला लेकर बस्ती से निकलती। वह हर दिन 3-4 घरों में झाड़ू पोंछा करती। तुम बहुत साफ काम करती हो। कई नौकरानियां आई, पर तुम जैसी कोई नहीं आई। बेटी, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, इज्जत से किया जाए तो भगवान भी प्रसन्न होता है। धीरे धीरे बस्ती और मोहल्ले की महिलाएं भी धनवंती को चाहने लगीं। पहली बार धनवंती को इज्जत मिल रही थी। एक सुबह धनवंती ने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा और वह पूरी बनाने लगी। पूरी की खुशबू मोहल्ले में फैल रही थी। बचपन में मेरा करण जब भी खुश होता था, कहता था, माँ, तेरी पूरियों की कोई बराबरी नहीं कर सकती। वह कुछ पूड़ियां बनाती है, तभी वहां पास में मजदूरी करने वाली एक महिला आती है। वाह धनवंती जी, ये खुशबू तो पूरे मोहल्ले को आपके पास बुला ले आएगी। एक प्लेट मुझे भी दो ना। लीजिए बहन, प्यार से खाइए। माँ कसम, ऐसी पूड़ी तो मैंने कभी नहीं खाई। ऐसी पूड़ी तो होटल वाले भी नहीं बना सकते। मैं क्या कहती हूँ धनवंती जी, इन पूड़ियों को बेचा जाए तो अच्छा मुनाफा होगा। धनवंती उस औरत की बात मान जाती है। अगले दिन धनवंती एक स्टील की थाली में पूड़ियां, आलू की सब्जी और अचार रखकर पंचायत के पास जाकर बेचने लगती है। अम्मा, ये प्लेट कितने रुपए की है? बेटा, 20 रुपए की 4 पूड़ी और साथ में सब्जी और अचार भी। इसके बाद ग्राहक पूड़ी खाने लगता है। वाह,
मजा आ गया माँ जी, बहुत अच्छा स्वाद है। धीरे धीरे ग्राहक आते जाते हैं। धनवंती अब सुबह 4 बजे उठकर पूड़ियां बनाती और 7 बजे बेचने चली जाती। उधर एक दिन कर्ण थका हारा ऑफिस से लौटा और उसके चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें थीं। नैना एक कमरे में बैठी चुपचाप थी। आज फिर से ओवरटाइम किया और सैलरी भी कट कर रह गई है। हमेशा की तरह न नाश्ता है और न ही कोई भविष्य। मैं कोशिश कर रहा हूं। नैना, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई है। मैं देख रही हूँ कर्ण, रोज देखती हूँ, पर सिर्फ देखने से जिंदगी चलती है। तुम चाहती चाहती क्या हो? रिश्वत लूं? मतलब के बिना सुकून वाली जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं जी सकती। मतलब क्या है तुम्हारा, नैना? मतलब ये है कि मैं जा रही हूँ कर्ण, अब और नहीं। मैं थक गई हूँ इस फटीचर जिंदगी से। नैना, प्लीज मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? तुम अकेले ही तो लड़ते आए हो जिंदगी से, अब और अकेले ही लड़ लो। अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाद वह दरवाजे से बाहर चली जाती है। कर्ण वहीं पर बैठकर रोने लगता है और अपनी माँ को याद करने लगता है। कुछ दिन बाद कर्ण अपना मन हल्का करने के लिए शहर से बाहर निकला। चलते चलते उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर जाती है। ये तो माँ है। ये देखकर उसका मन कांपने लगता है। उसके मन में अपनी माँ के आंसू, चोट और चुप्पी चुभने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे गलत व्यवहार के कारण माँ आज इस बाजार में बैठी है। उसकी आंखों में पश्चाताप की लहर दौड़ जाती है। कर्ण डरते हुए कदमों से आगे बढ़ता है। माँ, मैं आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धनवंती उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था। एक ठंडी सी सच्चाई छुपी हुई थी। माँ, मुझसे जो भी हुआ, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझा। और माँ, अब नैना भी मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांगना चाहता हूँ। माफ कर दो मुझे। बेटा, माफी करना आसान नहीं होता, लेकिन समझना जरूरी है कि माँ की ममता कभी कमजोर नहीं होती। मैंने तुम्हें पाला बड़ा किया, पर ममता का मतलब यह नहीं कि अपमान सहना पड़े। बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा समझाया, पर तुमने न केवल मुझे अपमानित किया, बल्कि अपनी मर्यादा भी भूल गए। अगर मैं अब माफ कर भी दूं, तो भी सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। तुम्हें खुद अपनी गलती समझनी होगी और साबित करना होगा कि तुम बदल गए हो। हाँ माँ, मैं बदलूंगा। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करूंगा। अब हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन मेहनत से दिखाना होगा कि तुम सचेत बेटे हो। और याद रखना, माँ की ममता असीम है, पर उसका सम्मान सबसे ऊपर है। माँ, चलो अपने गांव चलें। वहां जाकर मैं अपने अतीत को सुधारूंगा। हाँ बेटा, जहाँ अपनापन होता है वही घर होता है, जहाँ हम शांति और सुकून से रह सकें। पर अब हम दोनों के लिए नई शुरुआत होगी। इसके बाद गांव पहुंचकर धनवंती और कर्ण मिलकर गांव में एक छोटी सी रसोई शुरू करते हैं, जहां गांव के गरीब और मजदूर लोग सस्ते और स्वादिष्ट खाने का मजा उठाते हैं। धीरे धीरे गांव वाले धनवंती और कर्ण की मेहनत और ईमानदारी को पहचानने लगते हैं। वे दूसरों को बताते हैं कि कैसे एक माँ ने अपमान सहकर भी हार नहीं मानी।